खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज अम्बेडकरनामा में पहली बार एक साथ कई मेहमान जुड़े और सबसे परिचय कराऊंगा, संक्षिप्त परिचय दूंगा और उसके बाद तरह तरह के व्यवसाय में हैं, तरह तरह का काम करते हैं, डायनेमिक, एनर्जेटिक, बढ़िया ऑर्गेनाइजर हैं और एक मंच से जुड़े हैं। तो इसलिए सबसे पहले है, जरूरी है कि परिचय करा दूं, उसके बाद किस मंच से जुड़े हैं उसी पे बातचीत मैं केंद्रित रखूंगा। चलिए सबसे पहले लिए चलता हूं दक्षिण भारत से, बेंगलोर। बेंगलोर से हमारे साथ मनोरमा जी जुड़ी हुई। मनोरमा जी पेशे से पत्रकार है। नमस्कार मनोरमा जी। नमस्कार। पेशे से पत्रकार हैं और आगे मैं जोड़ूंगा लिंक कहां से जुड़ता है, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मध्य भारत, वर्धा से डॉक्टर अनुपमा, पेशे से डॉक्टर जी। नमस्कार। और दिल्ली से, उत्तर भारत से संजीव, पेशे से प्रकाशक हैं। और मैं दिल्ली से ही, रतनलाल। वैसे मेरा और संजीव और मनोरमा का कनेक्शन बिहार से, लेकिन हम लोग भारत भर में फैले हुए। तीनों अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है और अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तीनों जुड़े हुए एक खास संस्था से। उस संस्था का नाम है स्त्री काल। स्त्री काल एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और इनका पत्रिका, हार्ड कवर पत्रिका भी हार्ड कॉपी में निकलती है स्त्री काल। तो प्रिंट भी करते हैं और डिजिटल वर्ल्ड पे हैं। लगातार अपने समय के ज्वलंत जो समसामयिक मुद्दे हैं, लगातार इस पर बात करते रहते हैं। तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन है और मैं आप सबसे, जो मेरे साथी, मेरे दोस्त सुन रहे होंगे, उनसे आग्रह है कि आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में स्त्री काल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देखें। जिस तरीके से अम्बेडकरनामा पे निडर, निर्भीक, बेबाक काम की बात हो रही है, मन की बात नहीं होती है। मन की बात हम लोग मिलते हैं तब कर लेते हैं, खाने पे, चाय पे, लेकिन सार्वजनिक जगह पे काम की ही बात होनी चाहिए। तो जिस तरीके से बात अम्बेडकरनामा पे होती है, उसी तरीके की बातचीत स्त्री काल पर होती है, उनके फेसबुक पेज पे होती है, वेबसाइट पे होती है, ये यूट्यूब चैनल पे होती है। आप जाएं और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। बहुत इंफॉर्मेटिव और आपका ज्ञान वर्धन होगा। अब चलिए हम काम आगे, बात आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले दक्षिण से ही शुरू करता हूं। मनोरमा से पहले आग्रह करेंगे मनोरमा जी से कि थोड़ा अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम स्त्री काल पर आएंगे कि क्या क्या उसमें कंटेंट होता है, कैसे जुड़े हैं। और तीनों के साथ एक बात है, तीन हमारे जो मेहमान है आज, कि तीनों स्त्री काल के फाउंडर, मेंबर, संस्थापक, एडिटर सब हैं। स्त्री काल है, एक बिहार के सवर्ण पुरुष हैं, संजीव चंदन जी हैं, अपने बारे में बताएंगे। दो महिलाएं हैं। ज्यादातर इस चैनल पर जाति और जेंडर के सवाल पर विशद चर्चा होती है। कई तरह के स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी बात रखते हैं। शुरू करते हैं मनोरमा से। मनोरमा जी, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतनलाल जी, अम्बेडकरनामा पर हमें बुलाने के लिए और ये मंच हमें प्रदान करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और हम अम्बेडकरनामा के भी सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको नमस्कार कहते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। फाउंडर नहीं, मैं फाउंडर में से नहीं रही हूँ, संजीव जी और अनुपमा जी रहे हैं और मैं जुड़ी हूँ संजीव जी से। हम लोग, मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है कि कैसे हम लोग जुड़े हैं बस, लेकिन हाँ, हम लोग फेसबुक पे जुड़े हैं। लिखने पढ़ने की दुनिया में जब हम लोग, फेसबुक आया 2009 से, वहां पर मैंने अपना अकाउंट बनाया। 2010 से मैं सक्रिय वहां पर लिख रही हूँ, टिप्पणियां कर रही हूँ, हस्तक्षेप, जो भी अपने विचारों से जितना भी मुझे लगता है, जो काम मैंने किया उसका विवरण। तो शुरुआत में कुछ सालों तक फेसबुक बहुत ही सकारात्मक एक मंच था, जहाँ पे हम लोग आपस में काफी कुछ एक जैसे गांव का चौपाल होता है या अड्डेबाजी
मतलब बहुत समृद्ध किया आपने शुरू। अब राइट, जो राइट। 2014 के बाद से धीरे धीरे विषाक्त होता गया, वैसा नहीं था वो शुरुआत में। और हिंदी की पत्रकारिता की दुनिया या हिंदी की दुनिया बहुत छोटी सी है, तो हम सब बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुए, संजीव जी से भी शायद उसी में हम कनेक्ट हुए होंगे। और धीरे धीरे करके मतलब चूंकि हमारे विचार एक जैसे थे, बहुत सारे मसलों को लेकर लगभग हम समान वैचारिकी के उस पे आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, तो स्वाभाविक था हमारी बातचीत होती, हम आपस में लिखने पढ़ने को लेकर के एक हमारा सार्थक संवाद होता था। और संजीव जी की खासियत है, वो लोगों से काम लेना जानते हैं। हमें भी नहीं पता होता है कि मतलब हमारे अंदर क्या, कम से कम मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं। बहुत मतलब कि लिखने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो उन्होंने लिखवाया भी। जब जब उन्होंने कहा, मैंने दोस्ती में ही, मैंने कभी भी मतलब वो नहीं किया, लिखा, चाहे भले डेडलाइन 2-4 दिन क्रॉस कर गया हो या ये कर गया, लेकिन लिख कर दिया तमाम मसलों पर। तो 2017 से, मेरे ख्याल 17-18 से मैंने लेख लिखे हैं। और उसके बाद से फिर जब 2020 से इन्होंने शुरू किया डिजिटल फॉर्म में लाइव लेकर आने लगे, तब फिर इन्होंने अप्रोच किया। और मैंने शुरू में थोड़ा आनाकानी किया था कि नहीं, मैं लिखने में कंफर्टेबल हूँ, मैं स्क्रीन पर नहीं आऊंगी। तो जो भी अब मैं स्क्रीन पर आकर के लाइव करती हूँ, उसका पूरा श्रेय मैं संजीव जी को देती हूँ। उन्हीं का फोर्स किया हुआ, उन्हीं का कॉन्फिडेंस दिया हुआ, उन्हीं का जो कुछ भी है, कि मैं स्क्रीन पर, मैं मतलब बिल्कुल मैं एकदम रिलक्टेंट थी कि मैं नहीं, नहीं, मैं मेरा आप स्त्री काल में पूरा एपिसोड करती हैं और सारा श्रेय जो है पुरुष को दे रही है, ठीक बात नहीं? यू हैव बीन है, सच में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, यू हैव बीन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन मुझे स्क्रीन पर लाने और मतलब उसके लिए वो करने का श्रेय बिल्कुल, अगर संजीव जी नहीं, जैसे नहीं कोई होते कि फोर्स करके मुझे बोल रहा हो, तो मैं इसमें बिल्कुल हाँ। इसमें इसमें एक स्त्रीवाद है, वो ये है कि पुरुषों के लिए आमतौर पे कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, तो स्त्री तो पैसिव हो जाती है। तो एक्टिव मनोरमा के पीछे एक पैसिव पुरुष है, ये स्त्रीवाद है, इतना हाँ, स्त्रीवाद है। चलिए, हर ठीक है। अच्छा, इनिशियल इंट्रोडक्शन के साथ मैं अभी बात शुरू करूंगा, लंबी बातचीत चलेगी। खाना वाना खा लिए है ना? कोई टाइम का पाबंदी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कोई तो पाबंदी ठीक है। हाँ, चलिए मनोरमा जी, ये बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है और कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, बेंगलोर कैसे पहुंच गई? मैं मतलब बेगूसराय, मेरे पिताजी इंडियन ऑयल में थे, तो बरौनी में पोस्टेड थे पिताजी। तो मेरा जन्म जो है बेगूसराय का, मतलब मोकामा मेरा जन्म स्थान है। लेकिन वैसे मतलब बेगूसराय में पले बढ़े हैं, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, वही मेरा जन्म स्थान। और मिनी 12वीं मॉस्को, मिनी मॉस्को। मिनी मास्को। तो 12वीं तक की मेरी शिक्षा वहीं पर हुई है, और उसके बाद मैं बीएचयू चली गई थी। ग्रेजुएशन वहां से भूगोल में किया मैंने, और फिर दिल्ली आ गई मैं। दिल्ली में मैंने इग्नू से मैंने पत्रकारिता किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भारतीय विद्या संस्थान से मैंने अनुवाद का कोर्स किया, और ये सब हिंदी में भी मैंने एमए किया था। तो मतलब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ये सब कुछ चलता रहा। इसी बीच में फिर पत्रकारिता का कैरियर शुरू हुआ, दैनिक भास्कर में काम किया मैंने, ब्यूरो ऑफिस में थी दिल्ली में, एएनआई के साथ काम किया। तो इस तरह से चलता रहा। फिर बाद में बैंगलोर में आ गई अपने हस्बैंड के कारण, अजय का यहाँ पर, मतलब हाँ। तो उस दौरान फिर मैंने ब्रेक लिया कुछ साल, मेरा बेटा था और उससे जरूरत थी उस वक्त की थोड़ा समय दिया जाए, तो मैंने ब्रेक लिया, और तभी मैंने शहर चेंज किया। अगर मैं ब्रेक नहीं लेती तो मैं शहर भी चेंज नहीं करती, दिल्ली कभी नहीं छोड़ती मैं। तो फिर रहने मैं वाली कहाँ की हैं? रहने वाली मैं कहाँ की हैं? हमारा जो मूल मूल रूप से मैं सिवान की रहने वाली हूँ। चलिए, आई एम इन बिटवीन, मैं मुजफ्फरपुर का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा बेगूसराय लगा। और और सिवान के आपको? बीच में, जी, बेगूसराय और सिवान के बीच में, जी, और अच्छा लगा। भारत की, और आपको बिहार की लगातार हम सुनते सांस्कृतिक हैं। राजधानी। जी, अभी इनिशियल इंट्रोडक्शन, अभी काम स्त्री काल पर आएंगे और सीधे अब चलते हैं डॉक्टर अनुपमा से, मध्य भारत, वर्धा। स्वागत है अनुपमा जी आपका अम्बेडकर नामा में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक नए मंच के को साझा करने जा रहे हैं हम लोग। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। अम्बेडकर नामा आपने देखा है जी, पहले कभी? मैंने देखा है और मुझे अच्छा लगता रहा है आपका काम। और मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर कुछ बहुत पॉजिटिव कर पाएंगे। तो थोड़ा अम्बेडकर नामा की आप सभी बहुत ही टीम को और एनर्जेटिक, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप पेशेवर डॉक्टर हैं, यू आर नॉट जर्नलिस्ट, यू आर जी प्रोफेशनल डॉक्टर।
और इतना एनर्जी कहाँ से लाती हैं? आप वर्धा में रहती हैं, आपका घर महाराष्ट्र में है क्या? थोड़ा सा दोस्तों को बताइए, लोगों को जानने में दिलचस्पी होती है। जी, जैसा कि मनोरमा ने बोला वैसे ही कुछ मेरे साथ भी है कि संजीव जब वर्धा में रहते थे, यहाँ वो पढ़ते थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी में वर्धा की, और वुमेन स्टडीज में वो पढ़ा करते थे, और हिंदी से हम दोनों जुड़े साथ में। हिंदी एक ऐसा माध्यम था जिसमें उनकी भी रुचि थी और मेरी भी रुचि थी। मैं कभी भी हिंदी से मैं कभी अलग नहीं रही, चाहे मैं डॉक्टरी में कितना भी आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन हिंदी से मेरा जुड़ाव हमेशा रहा। तो हिंदी साहित्य की कुछ गोष्ठियां हुआ करती थी वर्धा में, उनके सहारे हम जुड़े, मैं और संजीव, और लगा कि विचार काफी मिलते जुलते हैं और मिलकर कुछ किया जाए। तो इस तरह से हमारी एनजीओ द मार्जिनलाइज्ड और उसकी पत्रिका श्रीकाल इस तरह से अस्तित्व में आए। और जब हमें लगा कि हमें मिलकर सचमुच कुछ करना चाहिए अब, तो संजीव लगातार एनर्जी दे रहे थे कि आप कर सकती हैं, और मुझे भी लगता था कि हाँ, मुझे कुछ करना तो चाहिए। तो जैसे कि मनोरमा ने बोला कि जब इन्होंने अनुवाद बोला करने को, तो मैंने अनुवाद कर दिए। जब इन्होंने लिखने को बोला तो मैंने लिख दिया। जब इन्होंने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई। तो पत्रकारिता से जितना भी मेरा संबंध है वो संजीव के कारण है, क्योंकि अदरवाइज तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, पुरुष को ही देती है, कहते हैं कि नहीं, क्रेडिट नहीं, जो एक जो उनको जो पहचान जाते हैं, वो पहचान जाते हैं कि किसमें क्या खूबियां हैं, और वो उन खूबियों को यूज करना जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इतना तो क्रेडिट हमें उनको देना पड़ेगा। संजीव तो मुझे आज तक नहीं पहचान पाया कि मेरे में क्या खूबियां हैं, लंबे समय से जानता है। देखिए ना, आज हम जुड़ रहे हैं कभी ना कभी तो पहचानना ही होता है। महिलाओं में खूबियां ढूंढ रहा है उनका जेंडर के ऊपर उनका स्पेशल काम है ऐसा बोल सकते हैं। स्त्री का ही एक्सटेंशन मानते हैं हम लोग, इनको मानते ही नहीं है कि पुरुष है ये हमारा। तो आप रहती हैं महाराष्ट्र में रहती हैं, आप वहीं वर्धा की रहने वाली हैं? मैं वैसे मूलतः ग्वालियर की रहने वाली हूँ, ग्वालियर एमपी की, मध्य प्रदेश की, और यहाँ मेरी शादी हुई है वर्धा में। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में मैं पैथोलॉजी की प्रोफेसर एंड हेड हूँ, और उसके साथ में ही जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से समाज के लिए इस मंच, हमारे श्रीकाल के मंच से जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं जरूर करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, अगला मैं एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ हेल्थ ए अम्बेडकर नामा कि वीकली शो एक हेल्थ पे ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं हमेशा सहयोग लेंगे। जी संजीव, कहाँ आप बिहार गया के टिपिकल जो है गया फ्यूडल एरिया का आदमी, स्त्री काल आप प्रकाशक है, दी मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन चला रहे हैं, मैगजीन निकाल रहे थे, कहाँ स्त्री काल और डिजिटल वर्ल्ड, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जी, गया में भगवान बुद्ध पहुंचे थे, और गया सुजाता की जगह, और गया एक बड़े आंदोलन की जगह है, और वहाँ एशिया में पहली बार महिलाओं के नाम से जमीन के पट्टे लिखे गए थे। बोध गया आंदोलन, आप तो खूब पता ही होगा। और उसके बाद नागपुर तो कई प्रकार के आंदोलनों का, बाबा साहब अम्बेडकर की जगह है, और वहाँ वामपंथी आंदोलन भी रहा है। महात्मा गांधी, वर्धा में महात्मा गांधी का आश्रम जी। तो एक तो इस तरह से कुछ कनेक्शन बनता है। मैं वर्धा पहुंचा था, विमेन स्टडीज में एमए एमफिल किया मैंने वहां से, और उस दौरान ही स्त्री काल पत्रिका प्रिंट फॉर्म में लॉन्च हुई। उसके बाद वो अनियतकालीन चलती थी, लेकिन चलती रही। उसमें हम बात करेंगे। पहले हमारे दोस्तों को बताइए कि स्त्री काल जो चल रहा है, यूट्यूब मैगजीन पत्रिका, आपका एजुकेशन कैसे हुआ, कहाँ है, उसके बाद हम आएंगे, पॉइंट पे आएंगे, लंबी बातचीत करूंगा, डोंट वरी। जी जी हाँ, मुझे अपने बारे में बताना, तो मैं बता रहा हूँ कि वहां से एमए एमफिल किया मैंने, और उसके बाद पत्रकारिता की, टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत की थी, और फिर दिल्ली शिफ्ट हुए, और दिल्ली आने के बाद कई जगहों पे बीबीसी के लिए लिखता रहा, और अन्य जगहों पे लिखता रहा, लेकिन स्त्री काल अपने साथ साथ पैरेलल था वो। फिर पब्लिकेशन शुरू किया, द मार्जिनलाइज्ड नाम से एक पब्लिकेशन है हमारा, और खास करके फुले अम्बेडकरी लाइन पे और स्त्रीवादी धारा में ही किताबें पब्लिश करती है। आपकी भी किताब पब्लिश की है हमने, वंचित भारत। दो किताबें हैं और कुछ किताबें आनी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वंचित भारत खास करके आपकी किताब
और उसमें बड़ा मजेदार ये है कि उसमें वंचित भारत की तस्वीर है और साहित्य का भी आपने 3-4 लेख आपके दिनकर और इनके विश्लेषण को लेकर के। अब मुझे अब पता ही नहीं कि मैं पत्रकार हूँ, इतिहासकार हूँ कि साहित्य की श्रेणी में कहाँ हूँ, मुझे पता ही नहीं है। इतिहासकार तो आप हैं ही, पत्रकार के रूप में नए रूप में हैं और एक्टिविस्ट हैं आप। तो कुछ आपके जैसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन महाजनों या नगता सपंथा, बड़े लोग जिधर जाते हैं उधर ही चलना चाहिए। तो आपकी अरे और मैं अक्सर दरी बिछाते जंतर मंतर पे दिख जाऊंगा, क्लास लेने के बाद दरी बिछाता हूँ जी। चलिए बहरहाल ये कुल मिलाकर के ये रहा बैकग्राउंड हमारा। और हम लोग बात अक्सर करते हैं कि हाई कास्ट हिंदू मेल, जो आपने शुरू में शायद कहा भी, तो हाई कास्ट हिंदू मेल हूँ और लेकिन अम्बेडकरवादी और स्त्रीवादी धारा पे काम जनउधारी स्त्रीवादी, हाँ, जनेऊधारी समूह से, जनेऊधारी हूं या नहीं लेकिन जनेऊधारी समूह से। और इसीलिए उसमें एक बात है, खाली जनेऊ लीला से बच के रहना है और बाकी देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शब्द भी आपने ही दिया और गूगल ने भी इसको बड़ा प्यार से अपनाया है, बल्कि ये देखते देखते भाषा का एक हिस्सा हो गया। और सही मायने में जो दोनों ही विमर्श जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो उन दोनों ही विमर्शों के लिए मैं शत्रु समूह से हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे खुद को भी प्रश्नवाचक घेरे में रखना चाहिए, संदेह की नजर से देखते रहना चाहिए, और जिस विमर्श से मैं जुड़ा हूँ उस विमर्श के लोगों को भी अपने शत्रु समूह से आए हुए लोगों पर एक निगाहवानी तो करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए, आपका शुक्रिया। और आप जानते हैं कि आप तो शत्रु समूह कह रहे हैं, मैं तो सीधा शत्रुओं से भिड़ता हूँ और शत्रुओं को बिरयानी खिलाता हूँ, बैठो खाना खाओ, बातचीत बाद में करेंगे, आपने देखा होगा। चलिए बहरहाल, देखिए दोस्तों, जो सुन रहे होंगे अभी अम्बेडकर नामा और स्त्री काल पर इस पूरे विमर्श को, बातचीत को, उनको एक बात अब स्पष्ट हो गई हो कि 3 धाराओं अलग अलग से आए हुए 3 इंसान, संजीव, अनुपमा जी, मनोरमा, एक कड़ी से जुड़े हैं, उसका नाम है स्त्री काल। स्त्री विमर्श को लेकर, जाति के विमर्श को लेकर लगातार उस पर चर्चा, बातचीत होती रहती है। अब आते हैं कि सीधा संक्षेप में बताते चलिएगा, संक्षेप में, कि आखिर स्त्री काल बनाने की योजना, अमूमन ये माना जाता है कि स्त्रियों के बारे में स्त्री ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन संजीव हैं और पिलर है उसमें, ये योजना कैसे बनी? स्त्री काल मैगजीन निकले, यूट्यूब आए, फेसबुक पेज बने, ये कहाँ, किस दिमाग की उपज थी ये? आप तीनों से सवाल है जी। तो मैं चूंकि अभी बात कर ही रहा हूं, इसलिए बात पूरी करके फिर आगे बताएंगे। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि वीमेन स्टडी का विद्यार्थी रहा हूं मैं, और हमने देखा कि भारत के शायद पहले बैच का एमए, डिप्लोमा वगैरह दूसरे विश्वविद्यालयों में होते थे, लेकिन एमए मुझे लगता है कि भारत का पहला बैच था वर्धा में, हिंदी यूनिवर्सिटी में, और हिंदी में तो कम से कम पहला था ही। तो उस बैच में हमने पढ़ाई की, तो कई सारी चीजें थी। एक तो कि ये इस डिस्कोर्स को आज भी कभी भी आप कोई मुद्दा महिलाओं को लेकर उठाएं तो स्त्रीवाद को विदेशी विचारधारा बता दिया जाता है। तो एक तो सामने ये था, भाषा का भी मसला था कि बहुत सारी चीजें, आज भी बहुत सारे कंटेंट अंग्रेजी में हैं, और तो मुझे लगता था कि हिंदी की ओरिजिनलिटी में बात होनी चाहिए, हिंदी की ओरिजिनलिटी में, और अनुवाद भी हमने खूब अनुवाद छापे हैं, तो और अभी वेबसाइट पे भी ये किए हैं। तो ये था कि इसको ओरिजिनलिटी में इस पे बात हो। दूसरी बात, यह सच नहीं है कि ये स्त्रीवाद कोई किसी बाहर से आई हुई विचारधारा है। हम लोग दरअसल कई बार एक ओरिएंटल धारणा से ग्रसित होते हैं, आप तो इतिहास ये देख रहे होंगे, और खास करके कॉलोनल माइंडसेट से चीजों को सोचते हैं। हम अपने यहाँ देखें, हमारे यहाँ महात्मा फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार हैं, लोहिया हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ताराबाई शिंदे हैं, पंडिता रमाबाई हैं। पंडिता रमाबाई और विवेकानंद का तो माना ही जाता है कि उस दौर में एक तरफ वो हिंदुत्व के बारे में बात करते चल रहे हैं, और पंडिता रमाबाई उसके भीतर जो स्त्रियों की स्थिति है उस पर बात करती पूरे दुनिया में चल रही है। तो ये सब एक पृष्ठभूमि है। तो मुझे लगा कि ये चीजें आनी चाहिए सामने, और इसलिए खास करके हिंदी में एकदम ठोस चाहते तो हमें, चूंकि कंटेंट हमको अंग्रेजी में ज्यादा उपलब्ध होता, हम चाहते तो अंग्रेजी में निकालते, लेकिन हिंदी में हमने किया। फिर जब 2014 से ये वेबसाइट के फॉर्म में आया,
और यहाँ आप कोई भी www.स्त्रीकाल.com पर विजिट करके वेबसाइट पे जा सकता है और एक आर्काइव मिलेगा वहाँ स्त्री विमर्श का, कई तरह का साहित्य, इतिहास, फिल्म, हेल्थ, आर्थिक मुद्दे, तमाम पहलुओं पे वहाँ मिलेगा। फिर जब कोरोना काल आया तो उस वक्त दुनिया डिजिटल हो रही थी, हम भी डिजिटल हो आए और हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। और उस वक्त हमसे मनोरमा जुड़ती हैं। पहले डॉक्टर अनुपमा के साथ हमने शुरू किया था प्रिंट, और इसके बाद मनोरमा हमारे साथ जुड़ती हैं। और अब तो शायद 15-20 दिन के अंदर पूरा डिजिटल संपादक मनोरमा को हमने ऑफर किया है, तो वो होंगी भी, यानी पुरुष गद्दी छोड़ने के लिए तैयार है। जी, छोड़ेगा कि आपको छुड़वाया जाएगा? छुड़वाया जाना चाहिए। चलिए, कोरोना में ही अम्बेडकरनामा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। चलिए अनुपमा जी, मैं जरा दवा लेने लगा। जी, स्त्री काल आपके जहन में कैसे आया? जहन में तो हमेशा से बस एक और चीज मैं बता दूं। जी जी बोलिए। बीच में बस एक और चीज मैं सजीव जी को बता देती हूँ कि जो इनका बीच में बीमार जो हुए, तो उस दौरान भी संजीव जी की वो भी तारीफ भी बनती है कि उस दौरान इन्होंने अपनी सक्रियता से वो सारी जो नकारात्मकता है उन सब चीजों को, मतलब सच में ये काबिले तारीफ बात है कि ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को उससे हटाया, बल्कि हम जैसे लोगों को भी, मतलब हमसे ज्यादा सक्रिय रहे, जबकि बीमार थे ये, किडनी का इनकी वो थी, ट्रांसप्लांट होना था, और इस दौरान इनकी सक्रियता पूरी रही। तो ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ बात है। जी जी अनुपमा जी, बिल्कुल बिल्कुल मनोरमा से पूरी तरह सहमत हूँ कि बीमारी के दौरान भी संजीव पूरी तरह समर्पित, स्त्री काल के प्रति समर्पित रहे, जब वो और नए नए लोगों को जोड़ते गए, नए लोगों को जोड़ते गए। उस दौरान भी, पहले से तो जोड़ ही रहे थे, लेकिन उस दौरान भी उनकी सक्रियता बिल्कुल कम नहीं हुई, और उन्होंने नए लोगों को मोटिवेट किया। उसी दौरान हमारे यहाँ रतन भाई के भी कई सारे अच्छे इंटरव्यू हैं। हाँ, एक लालू प्रसाद का इंटरव्यू इन्होंने अभी के बारे में, इनका जो इंटरव्यू था उसको अभी जारी भी किया था इन्होंने अम्बेडकरनामा। जी, तो जब वो स्क्रीन पे होते हैं तो उनको देखने से ये समझ में नहीं आता कि वो बीमार चल रहे हैं या वो उनको कोई परेशानी है अपनी जिंदगी में। जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो वो पूरी तरह से डेडिकेटेड, समर्पित पत्रकार नजर आते हैं, और समाज के प्रति उनका समर्पण बहुत ज्यादा है, इसी बात के प्रति। तो आप स्त्री काल से आपके जहन में कैसे, आपकी मुलाकात वर्धा में ही हुई? जी, मुलाकात वर्धा में ही हुई, और स्त्रीवाद तो शुरू से ही जहन में था, लेकिन उसको शेप किस तरह से मिलना चाहिए शायद संजीव से मिलने के बाद ही हुआ कि उस पर काम कैसे किया जाए। तो बस संजीव से मिले, और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे हर मुलाकात में वो धीरे धीरे वो शेप बनता गया कि किस तरह से काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। ठीक है, एक पत्रिका निकालनी चाहिए, और उस पत्रिका में हमें किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, तो वो भी मुद्दे धीरे धीरे हम लोग आपस में बात करके, उस समय हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, तो वो जो टीम थी वो उसने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन में काम किया, और इस तरह से हम लोग निकाल पाए। हालांकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम थे उस समय, लेकिन अभी भी कम ही है, लेकिन हम लगातार मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखे हुए हैं। जी, चलिए अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अनुपमा जी से ही बात करेंगे जी, कि मसलन जैसे हम लोग बात करते हैं, कई बार जाति के सवाल को उठाते हैं, तो जातिवाद तो बात की चीज है, जातियां तो पहले से बनी हुई हैं, और पहले से ही लीला, जिसको हम जनेऊ लीला बोलते हैं, बार बार लगातार एक टर्म आपने सुना होगा, वो तो पहले से जारी है। कि जाति के सवाल पर अगर हम कोई सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं जातिवादी हो गया, लेकिन मेरी समझ में कि जाति में फर्क है। अगर जाति में फर्क है तो जातिवाद में भी फर्क है। अगर ब्राह्मण ठाकुर जातिवाद करता है तो सामंती व्यवस्था को रीस्टैब्लिश करने की बात करता है। अगर दलित और ट्राइब बात कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। आप एक डॉक्टर हैं और आप एक महिला भी, बायोलॉजिकली महिला हो सकती है एक तरह से, लेकिन महिलाओं के अंदर भी जिस तरह का जातिवाद है कल्चर, वो हम देखते हैं दैनिक जीवन में। क्या आपने जीवन में ये महसूस किया है कि किस तरह से वो पूरा पितृसत्तात्मक जो अवयव है, जो एलिमेंट्स हैं, महिलाओं के अंदर भी एकदम घर कर गई? बहुत ज्यादा, बल्कि कहीं कहीं मैं
मानूंगी कि किन किन जगहों पर किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में महिलाओं के अंदर वो ज्यादा गहरा बैठ गया है। क्योंकि असल में देखिए, आप जाति की बात करेंगे तो मैं तो मानती हूँ कि भगवान ने ही दो जातियां बनाकर भेजी थी, एक पुरुष और एक स्त्री, और वो जातिवाद तो अभी तक चल ही रहा है। तो उसने जाति नहीं बनाई थी, लेकिन हमने उसको भी जाति बना दिया। तो कहीं कहीं पर मुझे लगता है क्योंकि स्त्रियां ट्रेडिशनली घर में रहती आई हैं और उनको बाहर निकलने का, अपने विजन को वाइड करने का मौका बहुत कम मिलता आया है हमेशा से। तो जो उनके मन में भरा गया, जहां से भी पुरुषों ने जो उनके मन में भरा, वो उनके मन में इतना गहरा बैठ गया है कि कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं कंस्ट्रक्ट में हमें ये पितृसत्ता महिलाओं में ज्यादा गहरे देखने को मिलती है बजाय पुरुषों की। आपसे सहमत हूं मैं। तो जो जातिवाद है वो कहीं कहीं पर महिलाएं आगे बढ़ाती हैं, जबकि वो खुद उसकी भुक्तभोगी होती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जातिवाद तो उनके खिलाफ भी काम करता है। तो जो आपकी बहुत ज्यादा आलोचना होने वाली। जो सबसे ज्यादा दलित लोग हैं, उनकी भी स्त्रियां उनसे भी ज्यादा दलित हैं। तो ये जो स्त्रियों और पुरुषों के बीच का जो जातिवाद है, वो सबसे बड़ी जड़ है, मुझे ऐसा लगता है जातिवाद के जेंडर डिफरेंस है। आपने कहा कि भगवान ने बनाई है, उसके बहुत लोग आलोचना करेंगे कि डॉक्टर भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान ने तो जाति नहीं बनाई थी, भगवान ने तो बस अलग अलग किया था बायोलॉजिकल तरीके से, लेकिन हमने उसे जाति बना दिया। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जी। भगवान मैं भगवान बोल रही हूँ, आप उसे कुछ भी बोल सकते हैं। आप उसे नेचर बोल सकते हैं, नेचुरल पावर, फिजिक्स, जो भी आप मानना चाहें, जिस भी तरीके से आप उसको देखना चाहें। मैं सर्वसाधारण की भाषा में मैं भगवान बोल रही हूँ। जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, और यहाँ देखता हूँ कि बड़े बड़े कॉलेज में जो विमेंस कॉलेज है उसमें क्या क्या होता है, हमारे नजर से गुजरता रहता है। मेरे कॉलेज में भी क्या होता है वो भी मेरे नजर से गुजरता रहता है। तो हमारे यहाँ तो आएंगे तो 2-4 मुकदमा में मैं हर समय रहता हूँ कॉलेज के साथ में। वो आपका मेडल है। तो मुझे वही लगता है कि ये जो स्त्रियों में जो पितृसत्ता बैठी हुई है, वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक स्त्रियां अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक वो पूरी दुनिया को देखना शुरू नहीं करेंगी, वो अपने परिवार तक नहीं सिमटी रहेंगी, वो अपने रिचुअल्स तक, अपने धर्म तक, अपने धर्म को बचाने तक इस तरह से नहीं सिमटी रहेंगी और एक आंखें खोलेंगी और दुनिया में क्या हो रहा है वो देखेंगी। तब जाकर ये जो उनके मन में जो जातिवाद है वो तब ही हटेगा। जाति है कि जाति नहीं, जो महिलाएं अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड जा रही हैं, वो जाति का पूरा पैकेज अपने साथ लेके जा रही हैं। मंगल पे भी भेजेंगे तो वो भी लेके ही जाएंगी। शादी करने के लिए अखबार में ऐड निकालती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो गोत्र, जाति, लंबाई, चौड़ाई सब वो नाप के निकालती हैं। तो ये बड़ा अद्भुत ये इंस्टीट्यूशन बना है। ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत सारा डिफरेंसेस अमेरिका, यूरोप ने खत्म किया, लेकिन जाति जन्मना है। ये जाति है कि जाति नहीं, इसका रेसिस्टेंस किसी और लेवल पे किया जाएगा। मनोरमा जी, आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्टिक दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, आप जाति जेंडर के सवाल को लगातार उठाती रहती हैं। कभी सोशल मीडिया पर आपको किसी तरह का इस तरह कमेंट्स या प्राइवेट में या फोन पर? आप एक बार फिर से रिपीट करिए सर, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, मैं सुन नहीं पाई। आप जर्नलिस्ट हैं और जो आप चैनल जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट करती हैं, प्रोग्राम जहाँ पे एंकरिंग करती हैं, उसमें मुख्यतः बहुत ही ज्वलंत सवाल होते हैं जाति और जेंडर को लेकर। बिल्कुल। और सुनने वाले आपके एक सेगमेंट के लोग नहीं, तरह तरह के सेगमेंट के लोग हैं, जिसमें पैट्रियार्क भी हैं और तरह तरह के लोग हैं। बिल्कुल। क्या आप पे किसी तरह के आरोप लगते हैं इस तरह के, और कोई कटाक्ष, सरकाज़्म? आपका चैनल अभी चर्चा में था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑर्गाज्म को लेकर बहुत चर्चा में था। तो उस तरह से निजी तौर पे मुझ तक कभी कुछ नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जरूर है कि कई टिप्पणियां इस तरह की रहीं। जब हमने दलित विमर्श और इन सब पे बात की तो कुछ टिप्पणियों को हमने लिखा देखा कि ये देखो सवर्ण महिलाएं मिलकर के दलित विमर्श पर बात कर रही हैं, ठीक है। तो एक मैं और अनुशक्ति का एक कार्यक्रम था, उसमें भी इस तरह से बात की गई थी।
तो इस तरह की कुछ टिप्पणियां जो है आई, और बाकी जो है मुझ तक निजी तौर पे कोई टिप्पणी मुझ तक नहीं पहुंची है। और जहां तक है हम जानते हैं कि किस दायरे में बात की जा सकती है और कहाँ कोई आक्रमणकारी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि आप जिन बातों को कर रहे हैं उसके पीछे पूरी तरह से तथ्य हैं, सारी चीज तथ्यात्मक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, तो वो बनता नहीं है। आप उसके बाद जितनी भी ट्रोलिंग कर ले, ट्रोलिंग करने वाले आते हैं हमारे यहाँ भी, वो करके चले जाते हैं। हम हार्डली, मैं उनकी टिप्पणियां पढ़ती भी नहीं हूँ, और वो पता है कि वो उसी तरह से टिप्पणी करेंगे, तो मैं उसको नोटिस भी नहीं करती हूँ। हाँ, निजी तौर पे अभी तक कुछ मुझ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मैंने कभी अपने जो स्टैंड में है उसको डाइल्यूट भी करने की नौबत कभी नहीं आई, किया नहीं है, करूंगी भी नहीं, कहने का मतलब है। और बगैर इसको किए हुए मैं करती रही हूँ। तो जो हमारा स्टैंड है जाति को लेकर के, जेंडर को लेकर के, इनफैक्ट वो मतलब पहले से ही उसी लाइन पे हम थे। शायद संजीव जी से जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी, तो हम लोग इसी जी कहीं चलिए कनेक्शन में गड़बड़ है मनोरमा से तो कनेक्शन हाँ, चले, हाँ, अब हो गया। तो हाँ राजनीति में यस जो मर्दवादी भाषा होती है उस पे हमारी बात हुई, तो उस पे लेख लिखा हमने। फिर जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के जज वाला जो मसला था यौन शोषण का, उस पे, तो इस तरह की चीजें, शार्ली हेब्दो भी था, उस पे भी जो धार्मिक कट्टरपंथ और इन सब को लेके था। तो जब जब हमारी बात होती थी, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत होती थी, फाइनली वो एक लेख के रूप में भी आता था। तो इस तरह से करके हम लिखते पढ़ते रहे, और मतलब साथ में जितना संभव हुआ कंट्रीब्यूट किया। और फिर 2020 से तो हम, जब से ये लाइव है, हम लोग साथ साथ काम कर ही रहे हैं, और तमाम मसलों पे जो है वो अभी तक हमें किसी से मतलब उस तरह की कोई नौबत नहीं आई है कि हम बहुत आक्रामक तौर पे नहीं, हम अपना काम अभी कर रहे हैं। और ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीजें आती हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, और जब संभव होता है हम जवाब भी देते हैं, लेकिन हमारा स्टैंड डाइल्यूट नहीं करते हैं। उस प्रसंग में मुकदमेबाजी की धमकी अनुशक्ति के लिए आई थी, और अनुशक्ति के लिए आई थी। हाँ। जैसे आपने और तो आप, मुकदमा जेली आप जी आपको याद होगा कि अनुशक्ति का एक्सटेंसिव इंटरव्यू मैंने अम्बेडकर नामा पे किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने और कहा था खुल के बोलिए जो बोलना है। हाँ। जी जी तो खैर वही करने की बात है। कोई मैं बात भी नहीं है जी। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि निजी आक्षेप तो नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन इन जनरल जैसा कि होता है दोनों तरफ से आक्षेप लगते ही हैं। जैसे कि जो पितृसत्तात्मक जो पद्धति है, वो हम पर यह आरोप लगाती है कि स्त्रियां पॉलिटिकल विषयों पर कैसे बोल रही हैं, हमें तो इसका अधिकार ही नहीं है, या वो बुद्धिजीवी भी क्यों हैं, उनको तो बुद्धि होती ही नहीं है उनमें। तो उस तरह के आक्षेप लगाए संस्कार जाते हैं। और संस्कार संस्कृति, संस्कारों से आगे, हम संस्कार संस्कारों में, हमारे संस्कारों में बुद्धिजीवी बनना या राजनीति पे बात करना ये सब शामिल नहीं है, तो हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। और जो दलित हैं, जैसे आप जाति की बात कर रहे हैं, तो दलित हम पर ये आक्षेप लगाते हैं इन जनरल कि आप दलित ही नहीं है, फिर आप दलितों की बात कैसे कर सकते हैं। तो आक्षेप तो दोनों तरफ से लगते हैं, लेकिन वो इन जनरल ही है। और हमें लगता है कि हम अगर अपनी बात ठीक से कर रहे हैं, और हम अगर समर्पित हैं, और अगर ईमानदार हैं अपने काम में, तो हमारे काम को जरूर देखा जा रहा है, और ये अपेक्षाएं भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी हमसे। ये जो मैंने भी गलत अपेक्षाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। हाँ, मैंने इसलिए कहा अनुपमा जी कि हमने उसको ध्यान, मतलब हम उसको नोटिस नहीं करते। आप लगाते रहिए आक्षेप, हमको जो करना है, हम अपने वहां पे डाइल्यूट हम करने ही वाले नहीं है, डाइल्यूट करने ही वाले नहीं है, क्योंकि हमें वो जो हमें सही लगता है, जो हमें सही लगता है, हम उसे करेंगे। हाँ, बिल्कुल। उसमें देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, नोबडी किक्स अ डेड हॉर्स। आप घर में बैठे रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब रेस में आप निकलेंगे तो उसमें जो है वो तो आक्षेप और घूंसे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये लाइफ इज ए पैकेज डील, यू हैव टू टेक एवरीथिंग बोथ पैकेज में। और अगर हम आजकल के जमाने में इसको भी डेमोक्रेसी ही मान लें तो बेटर होगा हमारे लिए। हाँ वो हमारे ऊपर जितने प्रहार होते हैं अभी उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं भिड़ा रहता हूँ, मैं कहाँ पीछे हटता हूँ। बिल्कुल। एक बात ये भी हो सकती है कि हमारी रीच अभी, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म की रीच अभी डिजिटल फॉर्म में हाँ उतनी ज्यादा नहीं, तो शायद इसलिए हमारी बात बहुत ज्यादा जितना आपका जो रीच है वो उस लेवल तक नहीं, तो शायद ये भी एक होता है कम लोगों के बीच है, और ज्यादातर वो लोग हैं जो हमें लगातार सुन रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच में है।
तो ये भी एक संभावना यहाँ पे होती कि हम वो बात कर पाते तो बहुत सारे लोग जो है, हालांकि इधर उधर से हमें सुनने को मिलता है, मैंने कहा भी कि कई सारी टिप्पणियां होती जिसपे हमें तमाम तरह के मुस्लिम्स के साथ होने की बात, और ये सवर्ण होकर दलितों की बात करने की बात, या फिर जातिवादी होने की बात, बहुत सारी चीजें हम पे आरोप लगते हैं टिप्पणियों में, लेकिन उससे हमें हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोट अनकोट संस्कार और कुसंस्कार कोट अनकोट दोनों, महिलाओं के साथ संस्कार का जो चस्पा है ना लगा हुआ, पूरा चिपकता है कि संस्कार सारी महिलाओं में ही होनी चाहिए, है ना। पूर्वीय आदर्श है ना, जो पूर्वीय आदर्श है कि महिला का काम है घूंघट लगा के रहना, खाना बनाना, खाना खिलाना बच्चों को, जब सब लोग खा लेते जितना जूठा उठा बजे डस्टबिन की तरह खा लेना, है ना, सवाल नहीं करना, ये इसको बोलते हैं एकदम संस्कारी महिला। तो उस हिसाब से तो आप उसमें डेंट मार रही हैं ना, आप दोनों डेंट मार रही हैं, तो ब्रेक कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिए कि स्त्री यौनिकता के बारे में स्त्री काल पर लगातार बातचीत होती रही थी, पिछले जब से हम लोग डिजिटल, उसके पहले भी था, और उसके बाद जब 2020 से शुरू हुआ तभी भी कई कार्यक्रम थे, लेकिन एक एक पोस्टर बनने से उस तरह का हंगामा हम उससे पहले कितनी बार बातचीत कर चुके थे स्त्री यौनिकता के सवाल पर, और उसको एक विमर्श डिस्कोर्स के तौर पे भी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि लेकिन जब अणुशक्ति ने वो बात कही और उसका एक पोस्टर बन गया, तो उसके बाद वो हंगामा आया। उसके बाद सीरीज में संजीव जी ने वो सारे जो कार्यक्रम है उसको फिर से शेयर किया कि हम कब से एक डिस्कोर्स के तौर पे इस पे लगातार बात करते रहे। और एक एंकर ने नहीं किया है, सभी ने किया है बातचीत, सभी ने, कहने का मतलब संजीव जी ने, मैंने, अनुपमा जी ने, सभी ने बात किया उसके अलग अलग एस्पेक्ट पे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अम्बेडकरनामा पर भी आकर बात करेंगे, लगातार इस चर्चा को, इस विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अब थोड़ा हमने देवदासी पे ही बात की, तो उस तरह का कार्यक्रम था जिसमें मतलब ये बात भी उसमें आया था कि 90% जो देवदासी होती हैं वो दलित समुदाय से होती हैं, तो उसका एक अलग जो सामाजिक और वो पक्ष है वो ये है, जाति का पक्ष जो है। देवदासी सिर्फ यौन कर्म और ये तो जो हमारे रिचुअल्स में है, धर्म है, वो तो है ही है, लेकिन जाति कितना बड़ा यहाँ पर सवाल आता है कि 90% देवदासी दलित जाति से ही होती हैं और 7-8% जो है वो ओबीसी से होती हैं। मतलब सवर्ण तो 1-2% भी शायद होती या नहीं होती है, उस मतलब ये रेशियो है देवदासी होने का। तो एक तो शोषण औरत के स्तर पे और उसके बाद जाति के स्तर पे आप इसका दूसरे तरीके से उभर कर सामने आता है। तो हमने इस तरह की तमाम बातें की हैं, यौन आनंद तक पे जो है लायला थी हमारे से साथ जुड़ी थी, मेधा ने बात की थी, तो हम तमाम तरह की इस पे बात करते रहे। पुरुषों की यौनिकता पे भी हमारी बात। सवर्ण महिलाएं का यौन शोषण जो होता है उसके लिए 2 फिल्म मुझे याद है, राम तेरी गंगा मैली और प्रेम रोग। जी, वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होता है, उसकी वैधानिकता नहीं होती है, लेकिन घर में भी सारा कुछ होता रहता है और इज्जत के नाम पे सब कुछ दबा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हर तरीके का शोषण हुआ है, सिर्फ यौन शोषण नहीं, हर तरीके का शोषण होता ही रहा है, और उसमें यौन शोषण भी आता है डेफिनेटली। आंकड़ों में भी है जो तमाम यौन शोषण के मामले हैं, चाइल्ड अब्यूज तक के मामले हैं, आपको पता है कि या रेप के भी जितने मामले होते हैं उससे अधिकतर 75% से ज्यादा मामले जो होते हैं जान पहचान, घर परिवार के परिवार वाले के, जान पहचान के लोग, आस पड़ोस के लोग वही होते हैं। अपने आप में वो रिपोर्ट आया, वो तो सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अनुपमा जी, बहुत दिलचस्प चर्चा बातचीत हो रही है। आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, सुना है पहाड़ पे भी चढ़ती हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं पूरा, और आप लिखती भी हैं, अनुवाद भी करती हैं, स्त्री काल से भी जुड़ी हुई है, तमाम सब कुछ आपका मल्टी डायमेंशनल, ऑल इन वन, और पूरा घर भी संभालना है, मरीज भी देखना है, स्त्री काल भी देखना है, अनुवाद भी करना है, लिखना भी है, ट्रैकिंग भी करना है। हाउ डू यू मैनेज? कोशिश करती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं अपने करियर से अलग रखूं। करियर तो एक बेसिक है, वो तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, साथ में मैं हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, वो तो अलग बात है। हमेशा से ही मतलब जो मानवता है और जो उसका दर्द है उसके साथ में मेरा नाता रहा है, तो मैं अपने करियर में भी वही काम करती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ में जो मेरे और जो भी काम अच्छे लगते हैं मुझे, मैं उनको करने के लिए कहीं ना कहीं से टाइम तो निकालती हूँ।
और Right. ऐसा नहीं है कि मैं रोज कर पाती हूँ। जैसे आज की बात आप ले लीजिए, 2 दिन पहले मैं नहीं कर पा रही थी, जब संजीव ने मुझे पहले अप्रोच किया इस बातचीत के लिए, तो मैं टाइम नहीं था उस समय, लेकिन फिर मैंने कहा हाँ मैं गुरुवार को अवेलेबल हूँ, उस दिन मैं कर पाऊंगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा समय निकाल के, और जो भी काम मुझे अच्छे लगते हैं, और उसी में घूमना भी है, ट्रैकिंग करना, आप जिसकी बात कर रहे हैं, साइकिलिंग करना है, दोस्तों से मिलना जुलना है, अपनी हमेशा अपने क्लास की रियूनियन मैं ही अरेंज करती हूँ, जब मैं इनिशिएटिव मैं ही लेती हूँ। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और मैं उन सबको अपनी इस एक जिंदगी में करना चाहती हूँ, ऐसा है। तो चलिए, मैं उससे आपके जिंदगी शहर नहीं जिंदगी आया बनी हूँ आज रहती है। तक। मैं महाराष्ट्र में कई जगह गया हूँ, लेकिन आपके शहर अब तक नहीं आया हूँ। अगली आप बार कभी बिल्कुल आइए, मौका आपका मिलेगा तो बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वर्धा का एक हम खास कल्चर है, गांधी जी और विनोबा जी के कारण। जी मनोरमा जी, आपको भी आना है, आपका तो पहले से ड्यू है। नहीं हुआ था। जी नहीं, तो आप लोग बिल्कुल आइए, बल्कि हम लोग वर्धा यहाँ एक प्रोग्राम कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो हम सब लोग मिल भी लेंगे उस बहाने, कुछ एक प्रोग्राम करते वर्धा हैं में यहाँ पे। डॉक्टर अंबेडकर का भी भाषण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नागपुर तो उनकी कर्मस्थली रही है एक तरह से डॉक्टर हाँ, अंबेडकर की, तो जी जी कई वर्धा सारे तो जुड़ा ही हुआ है उनसे। बाबा साहब के दीक्षा के अलावा महिलाओं का सम्मेलन जो हम लोग इस साल सेलिब्रेट हाँ, भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी नागपुर में हुआ था बाबा साहब के नेतृत्व में। नहीं, चलिए, तो वर्धा में नागपुर भी में उनका तो भाषण है, अम्बेडकरी वर्धा में। चेतना बहुत ज्यादा है, वर्धा में मतलब भी। पूरे विदर्भा में ही, एक्चुअली पूरे विदर्भा में अम्बेडकरी चेतना वर्धा बहुत ज्यादा है। वर्धा के और वर्धा के पुलगांव में उन्होंने दोबारा भी एक और दीक्षा प्रोग्राम हुआ था हाँ जी। बिल्कुल। चलिए संजीव, आगे बढ़ते हैं। और संजीव और अनुपमा जी फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन इसका जो डिजिटल वर्जन है उसका ऑपरेशनल पार्ट जो है मनोरमा है। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस ऑपरेशनल पार्ट। तो हमारा डिजिटल आप फेस जब, है मनोरमा जी। हाँ, अब मेरे यहाँ भी आ जाए कीजिए 2-4 बार महीने में। बिल्कुल हम बिल्कुल जरूर आएंगे। हमारे यहाँ कोई डिजिटल फेस है ही नहीं, हम लोग जैसे तैसे उखड़े पुखड़े बैठे रहते हैं उसमें। नहीं नहीं, तो शालिनी जी बहुत शानदार चीजें समझ रहे लेकर हैं। आ रही हैं हाँ अम्बेडकर नामा पर जी। चलिए, मैंने तो कहा कि आपका शुक्रिया कि आप मुझे खासकर टेक्स्ट के जरिए वो जो चीजें पढ़ रही हैं वो बहुत शानदार आर्काइविंग है। चलिए मनोरमा, आप जब सब्जेक्ट का चयन करती हैं कि किस टॉप, जैसे हमारे अम्बेडकर नामा भी एक चयन होता है कि आज हो सकता है किसी इशू पे भारत भर में हंगामा हो रहा हो, लेकिन एक हमारा चयन है कि स्त्री काल से बातचीत करना है तो वही चलेगा। तो जो आप सब्जेक्ट का जब चयन करती हैं तो क्या पैरामीटर्स होता है, और क्या उस संजीव का उसमें कोई हस्तक्षेप होता है? नहीं, बिल्कुल हम लोग आपस में बहुत बात करते हैं, तमाम मसलों पे बात करते हैं। और जो डिस्कोर्स का ज्यादातर मसला जो सब्जेक्ट होते हैं वो संजीव जी की ही तरफ से आते हैं, अच्छा, चाहे वो हाँ। और लेकिन समसामयिक पॉलिटिकल वाले जो होते हैं उसमें मेरा मतलब उसमें जो मेरे सजेशंस होते हैं वो काफी राइट होते हैं राइट। कहने का, क्योंकि एक पत्रकार वाली जो चीज है वो मेरे अंदर ज्यादा है, संजीव जी के अंदर जो वो आपने शायद नहीं बताया कि एज ए पत्रकार आपने कहाँ कहाँ काम किया। वो मतलब उनको पता है कि ये मैं कर सकती हूँ, जी पे बात करते हैं। और जो मुख्य जो क्राइटेरिया होता है, क्या अभी लाइव हो रहा है ना? जी जी, जी, हम लोग लाइव हैं जी। लाइव है, ठीक है। आप मुझे बीच लगा बीच में आपका थोड़ी देर के लिए आप पॉज हो जाती हैं, लेकिन फिर आप आ जा रही हैं। कि बारिश हो रही है यहाँ पर, हाँ ठीक है। हाँ। तो हाँ, बेंगलोर तो बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पे बारिश शाम में एकदम रोज हो बढ़िया रही है। हिल स्टेशन बन जाता है। हाँ, तो अक्सर जब मेरा लाइव होता है ना उस वक्त बारिश होती रहती है, अभी बारिश हो रही है। अच्छा, तो क्या हो हाँ, तो ये है। और ज्यादातर जो हमारा ध्यान होता है वो मुद्दे जो कि बहुत जरूरी है, जिन पे बात किया जाना चाहिए। हम टीआरपी और इस तरह की चीजों में नहीं है, जितना हम इस पे हैं कि ये जरूरी मुद्दा है। जैसे कि हमने अभी अभी हाल फिलहाल में ही हमने हासदेव अरण्य पे बात किया, ठीक है। तो वो इसलिए बात किया कि हमें वो हमारे लिए पर्यावरण और ये अडानी वाला इशू जो है कांग्रेस का लेकर कि छत्तीसगढ़ में अलग स्टैंड है और बाकी जगह अलग, और इसको खुलना चाहिए, इस पे तमाम किस्म की बातें होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। तो ये है, तो हमारा इस तरह से ध्यान रहता है कि वो मुद्दे जो बहुत जरूरी हैं और बाकी जगह नहीं एड्रेस हो रहे हैं, ये एक क्राइटेरिया तो रहता है, हम जरूर उस पर बात करें।
ये कोशिश होती है। और उसके बाद जो भी जो अभी तो सांप्रदायिकता भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जो जिसपे कि बार बार जो है इस हार्मनी को वो करने की कोशिश की जा रही है। इस लाइन पे बहुत चीजें, हाँ प्राइवेटाइजेशन में जोड़ दिया, खटिया के 4 पौआ, हाँ जाति, जेंडर है, बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन और कम्युनलाइजेशन। तो चाहे रांची में हुआ, चाहे फिर ये क्या कहते हैं बुलडोजर जो चला यहाँ पे प्रयाग इलाहाबाद में, तो ये, और इस चाहे अभी दिल्ली में हुआ, तो ऐसे तमाम मसले हैं जिसको हम, जिस पे बात किए बिना हम नहीं रह सकते थे, हमें बात करना ही करना था, तो हमने किया। तो ये सारी चीजें हैं उसमें, मतलब जो मुख्य रूप से जो है ये समसामयिक राजनीति के साथ जो है ये चीजें जहां पर भी नुकसान हो रहा है या चोट पहुंचाई जा रही है, बारिश और बेंगलोर में कम्युनल हार्मनी। चलिए अब चलते चलते आखिरी पंच आप लोग, चलते चलते आखिरी पंच। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे सुन रहे होंगे, स्त्री काल को सब्सक्राइब कीजिए, अम्बेडकरनामा को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, और काम की बात, मतलब मीनिंगफुल बातें वहां पे होंगी, ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञान की बात वहां मिलेंगी। देखते रहिए। फाइनल पंच कह रहा हूँ कि जिस समय बाजार जी डिस्कोर्स के लेवल पे वहां आपको जातिवाद को लेकर के, जाति को लेके, दलित स्त्रीवाद को लेकर के, जाति और जेंडर के आपसी अंतर्गुंफन जो है, आपसी रिश्ते हैं, उसको लेकर के काफी सारे एपिसोड्स मिलेंगे, हेल्थ पर एपिसोड मिलेंगे। आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, कुछ लोगों को अम्बेडकरनामा में भेजिए जो बात कर रहे हैं अम्बेडकरनामा पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो हम लोग मिलजुल कर वर्क एक एपिसोड करें ही करें। तो ये अगले हफ्ते से शुरू करते हैं कि एक साझा कार्यक्रम, अम्बेडकरनामा और स्त्री काल का एक साझा कार्यक्रम करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा है, अनुपमा जी की तरह मेरा नहीं है। मैं 24 आवर व्यस्त रहने वालों में से हूँ। 10 to 5 मैं कॉर्पोरेट में कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करती हूँ, तो एक वो काम, और उसके बाद संजीव जी के साथ मतलब मेरे, और उसके बाद पढ़ना, मेरा वॉक करना, वो सब करना, या पर्सनल केयर करना, सब कुछ छूटा हुआ है। सब मेरा उसके बैक स्टेज पे रहता है। मेरी प्राथमिकता में वो काम खत्म करना, फिर इसके लिए पढ़ना, फिर इसके लिए काम करना, मतलब मैं पूरी तरह से एकदम जो होता है 24 आवर पैक्ड रहती हूँ। चलिए, मैं सहयोगी रहूंगा आपका, मैं सहयोगी रहूंगा, मैं सहयोगी रहूंगा। हम ऐसा कर सकते हैं मनोरमा, कि जो हम स्त्री काल के लिए जो आप तैयार कर रही हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं, तो हफ्ते में एक बार उसको हम अम्बेडकर के नामा के साथ में जोड़ कर लें। उस तरह से तो हम कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये स्त्री काल की पूरी एडिटोरियल टीम आपके साथ है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होता है। वैसे जमाने में जहाँ की पूरे प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज पे कमर्स हावी है, जिसको गोदी मीडिया और सेमी गोदी मीडिया स्पॉन्सर्ड है सब कुछ, वहां पे हम लोग बगैर किसी कमर्शियल ब्रेक के लगातार बातचीत करते रहते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि जहां तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और गोदी मीडिया से जो र्यूमर, अफवाह और गलत इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाई जा रही है, वहां पर हम लोग बहुत मशक्कत करके, मेहनत करके स्त्री काल और अम्बेडकरनामा जैसे चैनल आपके पास सही ऑथेंटिक चर्चा, इंफॉर्मेशन, रेफरेंस के साथ और बगैर कमर्शियल ब्रेक के आपके पास पहुंचाते रहते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जाइए, डिस्क्रिप्शन में स्त्री काल का भी वहां लिंक मौजूद है। आप सबका शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।